प्रियंका महेश्वरी, जिनका बहुत बड़ा अकेडमी है जयपुर में। इट इज़ कॉल्ड कलर बॉक्स आर्ट अकेडमी। इनकी जो ब्रांचेज हैं वो बापू नगर में है, बनी पार्क और वैशाली नगर में। इसके अलावा वो डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं, आर्किटेक्चर में हेल्प करते हैं एंड फैशन में। ज़्यादातर अपन देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब हुआ या कॉर्पोरेट जॉब हुआ तो एक टाइम के बाद बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है वो काम करते करते। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर अपन किसी क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं तो वो मोनोटोनस वाली फीलिंग आती नहीं आती है। यही तो ब्यूटी है हमारे काम की कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। एआई के आने से काफ़ी सारी जॉब्स जो रन ऑफ द मिल थी, जिसमें एक रिपीटेड एक्शन था, वो एआई ले लेगा। लेकिन क्रिएटिविटी से रिलेटेड न्यू आइडियाज़ जनरेट करना, उसमें एआई असिस्ट करेगा हमारे जो फ्यूचर डिज़ाइनर्स होंगे, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स आगे चल के बनेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में इनफैक्ट ये प्रोफेशन और ये जो वो पढ़ेंगे और सीखेंगे, ये और ज़्यादा रेलिवेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे गेस्ट के साथ है जिनका बहुत बड़ा अकेडमी है जयपुर में। इट इज़ कॉल्ड कलर बॉक्स आर्ट अकेडमी। इनकी जो ब्रांचेज हैं वो बापू नगर में है, बनी पार्क और वैशाली नगर में। ये जो अकेडमी चला रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छोटे बच्चे या टीनेजर्स के लिए है, वो प्रोफेशनल्स के लिए भी है एंड इवन टू कैटेगरीज विच बिलोंग्स टू 20 to 60 ईयर्स। इसके अलावा वो डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं, आर्किटेक्चर में हेल्प करते हैं एंड फैशन में। सो अगर किसी को कोर्सेज करने हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि आर्किटेक्चर, फैशन एंड डिज़ाइनिंग, तो वो इस एजेंसी को संपर्क कर सकते हैं जिसका नाम है कलर बॉक्स आर्ट अकेडमी। मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका महेश्वरी जी से, जो कि ये अकेडमी चला रहे हैं विथ ऑलमोस्ट अ डिकेड एक्सपीरियंस एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बिकॉज एक आर्टिस्ट जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे इंसान हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे लोगों का भी ड्रीम पूरा करें, दूसरे क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर कर पाएँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने खुद के ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाते, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो और लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बात। वेलकम प्रियंका जी। थैंक यू। सो थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इट्स अ ऑनर एंड आई एम इन जयपुर सिंस अ लॉन्ग टाइम, सो आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर कंपनी विच इज़ कलर बॉक्स आर्ट अकेडमी। तो शुरुआत हम पॉडकास्ट की करते हैं आपके जर्नी से कि हाउ यू स्टार्टेड दिस कंपनी एंड what led you to enter into this industry? So it all began with my two children, and I was going to school with them, and I was a art teacher in the school that they were studying. And slowly my department, because that is something I loved from a very early, from my childhood. तो स्टार्ट तो उसी तरह से हुआ था, बच्चों के साथ स्कूल जाना और एक आर्ट टीचर का रोल प्ले करना। बट वो जर्नी काफ़ी लंबी चली और उस दौरान मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया फॉर फर्दर स्टडीज़ कि वो अपना इस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं, फॉर स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस एंड फॉर इंडिया में NID, निफ्ट, नाटा की जो तैयारी है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे, एज गुड एज ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 आने लगी। एंड दैट्स वेयर द होल जर्नी बिगैन ऑफ गाइडिंग द चिल्ड्रन। तो आपने बताया था कि आप कोर्सेज भी कराते हैं रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, लाइक इफ़ समबडी वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो उनके जो कोर्स होते हैं वो एक तो आपने बताया था कि बी आर्क नाम से है और इसको एक हम नाटा। 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, अदर्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट्स अगर क्रिएटिविटी और डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए 2 नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बी आर्क और नाटा, जिसकी हम कोचिंग कराते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें हम NID, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT, and there are other colleges also other than these. So we are preparing them for the entrance test. Not only entrance test, but as a human being, आपको जब कॉलेज जाते हैं तो किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, उससे हम इक्विप करके उनको भेजते हैं। तो आप खुद भी पर्सनली एक क्रिएटिव पर्सन है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा आपको अपील करती है? इट इज़ ओनली दी स्केचिंग, ड्राइंग, या फिर इसके अलावा कुछ और?
सी फ्रॉम माई हार्ट आई एम एन आर्टिस्ट, सो यस, आज भी मुझे वो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल मीडिया, वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसके आगे भी दुनिया है, और स्टूडेंट्स को हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव टू मेक अ लिविंग ऑल्सो एंड वी हैव टू स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ वॉट वी आर डूइंग। आर्टिस्ट की जर्नी थोड़ी मुश्किल होती है, और उतना सक्सेस सबको इतनी जल्दी नहीं मिलता है, लॉन्ग जर्नी है। उसको आप एज अ साइड हसल रख के आप एक सीरियस बिजनेस एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म एंड एनिमेशन में आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऑप्शन है। इन सब चीज़ों में डिज़ाइन को एक टेक्निकल साइड के साथ पढ़ते हुए उसमें डिग्री लेकर आप बहुत अच्छे अपने करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको एज अ पर्सन आप चेंज हुए हो वाइल डूइंग दिस जॉब? हाउ यू कैन सी योरसेल्फ गेटिंग इवॉल्व्ड इन योर पर्सनैलिटी? आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत इवॉल्व मेरा एज अ पेरेंट और एज अ टीचर बहुत अच्छा एक एवोल्यूशन हुआ, जिसमें मैंने बच्चे के पर्सपेक्टिव्स की दुनिया को देखना सीखा। ये रियल सेंस में मुझे मेरी पेरेंटिंग में भी काम आया। लेकिन हर वक्त जो हम एज पेरेंट्स बच्चों को जज करते हैं, हाँ, उनका जो साइड होता है, वो उनके साथ रह के जो मैंने उस साइड को देखा, उनको और गहराई से समझा, तो जो शायद नॉर्मल पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। बट क्योंकि उसी एज ग्रुप के इतने सारे स्टूडेंट्स दिन रात जब आपके साथ होते हैं और उनका वो पहलू आपके सामने आता है, तो बच्चों को मैं बेटर समझ पाई। राइट। तो ऐसी कोई चीज़ आप बताइए, कोई यूनिक सी चीज़ जो आपने डिस्कवर करी वाइल वर्किंग विद ऑल दीज किड्स। ऐसा कोई चीज़ जो उनके खुद के पेरेंट्स को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी आर नॉट ऑलवेज राइट। हम चाहे उम्र में उनसे बड़े हैं और तजुर्बे में उनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम हमेशा सही नहीं होते हैं। तो उनको हमेशा वो एक चांस देना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट गो में उनको जज नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने तजुर्बे के साथ कह रही हूँ, एंड ये मैंने बच्चों से सीखा है। एक्चुअली होता क्या है कि जो क्रिएटिव काम करते हैं वो यूजुअली ट्रेडिशनली लोग उसको इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो सोसाइटी है वो यूजुअली यही सोचती है कि व्हाट इज़ दी नेक्स्ट, लाइक व्हाट विल बी द रिज़ल्ट, कि अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको मॉनेटरी वाइज कितना फ़ायदा होगा। तो आपको लगता है कि अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई कमी है विच इज़ नॉट अलाउिंग द किड टू बी मोर क्रिएटिव? मैं कमी तो नहीं कहूँगी, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। अगर ऐसे देखा जाए तो हम आर्ट और डिज़ाइन को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जबकि वो एक नहीं है। आर्ट होता है हम अपने लिए करते हैं, अपने सुकून के लिए करते हैं। लोगों को वो पसंद आता है तो उसकी वैल्यू होती है, नहीं तो हम करते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हमें उसकी ऑलवेज वैल्यू मिले। तो आर्ट को और क्रिएटिविटी और डिज़ाइन जो है उसको भी समझना चाहिए। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप प्रॉपर उसके फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, उसका टेक्निकल साइड पढ़ रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, आपको जॉब भी मिलेगी, आप उसको एज अ बिजनेस भी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जो अवेयरनेस की कमी है वो ये है कि वो ड्राइंग, पेंटिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग को वो एक ही तराजू में तोल रहे हैं, तो वो सेम नहीं है। आर्ट में जर्नी लंबी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आपको ऑलवेज सक्सेस मिले, वो आपके सुकून के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल स्किल्स डिज़ाइनिंग में किसी में भी जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको अपने प्रोफेशन वाइज अगर आप अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ज़रूर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो डिज़ाइनिंग वाला काम है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर क्रिएटिव वर्क तो आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। एंड अदर देन दिस जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली वो अर्न भी करेंगे, लेकिन इट ब्रिंग्स मोर पीस टू देम। राइट। एंड ये चीज़ स्कूल लेवल पे अगर हम स्टूडेंट्स को अवेयर कराते जाएं, क्योंकि हम भाग रहे हैं इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने के पीछे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि ये भी एक मुश्किल कोर्स वर्क है, जिसको आप डिग्री की तरह पढ़ सकते हैं और आगे इसमें आप करियर अपना बना सकते हैं। उस फील्ड में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। स्कूल्स में जाके हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, सेशंस लेते हैं बच्चों के, कि सिर्फ पेरेंट्स के फोर्स करने से आप उस चीज़ को मत ऑप्ट करिए जिसमें आपका दिल नहीं लगता है। जो आपका हॉबी है या आपका शौक है, आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनली जो पेरेंटिंग रही है और अब जैसे आप भी एक पेरेंट बन गए हो, तो आपने क्या डिफरेंस पाया है
पिछली पेरेंटिंग में और अब जो जेन एक्स को जो पेरेंटिंग दे रहे हैं? अब पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्हें सब पता है और वो एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, हाँ। बट एक्चुअली डीप डाउन वो अभी भी वही हैं जो वो पहले थे। अच्छा। सिर्फ ये कहने से कि आई एम वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड आई एक्सेप्ट व्हाट माय चिल्ड्रन आर डूइंग, डीप डाउन वो एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। तो वो हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है ऐसे पेरेंट्स को काउंसिल करना। राइट। और बच्चों का पीयर प्रेशर एंड अदर थिंग्स अब बढ़ चुकी हैं, उसके हिसाब से सेंसिटिविटी पेरेंट्स में और टीचर्स में ज़्यादा हमें लानी ही पड़ेगी। तो डिफ़िकल्टी तब बढ़ जाती है जब हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। हाँ, आई ऑल्सो बिलीव दिस, क्योंकि एक पेरेंट का जो रोल होता है, इट इज़ लाइक अ लीडर. Like everybody wishes to become a leader, everybody wants to become a leader, but if you have become a leader, you should actually um, understand that responsibility and take it with utmost care. Yeah, more than a leader, I think you have become a guide. हाँ. You have to, अभी वो हम लोगों में एक सेइंग है जैसे सेज ऑन द स्टेज इज ओवर, गाइड बाय द साइड। यू आर नॉट, क्योंकि आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे के पास है, आपसे ज़्यादा वो जानता है। करेक्ट. तो वो सिर्फ आपसे गाइडेंस चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी उतनी अवेलेबल है। हाँ. तो यू हैव टू बी दैट गाइड बाय द साइड, होल्ड हैंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन एंड नॉट प्रीच। वो रोल थोड़ा चेंज हो गया है जो हमारे अभी वाले पेरेंट्स के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है। जो कहते हैं वो ये कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली कर नहीं पा रहे हैं, दे डोंट इवन नो दैट। यही प्रॉब्लम है। राइट. तो आपके जो टीचिंग प्रोसेस है उसकी यूएसपी क्या है? लाइक आप जो तरीके से सिखाते हैं बच्चों को, ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरे एकेडमी में अवेलेबल नहीं है? थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे क्लास में बच्चा म्यूजिक सुन सकता है, अच्छा. वो चिप्स का पैकेट भी खा सकता है, और वो कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है। Okay. तो हमारी क्लास में म्यूजिक चलता है। ठीक है. Nice. तो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रिक्टनेस क्यों चाहिए? हाँ, आप अपनी स्पीड पे करिए, आप अपनी स्पीड पे करिए, सबकी अपनी स्पीड है, सबकी अपनी एक लर्निंग जर्नी है, एक लर्निंग प्रोसेस है। एट द एंड, साल के एंड में सब वहाँ पहुँच ही जाएंगे। लेकिन किसी को सिर्फ डर के ऊपर से दिखा के और उससे काम करवाना, हमारी एकेडमी में थैंकफुली हमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जब तक वो फ्लो नहीं आता तब तक आउटपुट नहीं आता है। करेक्ट. तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ जहाँ सब मज़े में होता है। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी में अगर टाइम बाउंडेशन हो जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सीबीएसई और अदर उस कोर्सेज के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर राइट रॉन्ग, उनका पूरा माइंड प्रोसेस ऐसे होता है। क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं होता है। तो उनको धीरे धीरे अट्यून करना पड़ता है कि तुम्हारा आंसर अलग होगा, तुम्हारा आंसर अलग होगा, सबका आंसर अलग होगा। जब हम टेस्ट पेपर्स या चेकिंग करते हैं, उस चीज़ में थोड़ा सा बच्चों को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक बार में समझ नहीं पाते। वो ढूंढते हैं कि नंबर किस में ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा क्या किया जाए। अच्छा. क्योंकि वो स्कूल से वही लेकर आते हैं। आफ्टर ऑल 12 इयर्स तक वो वही पढ़ रहे हैं कि ये राइट आंसर है, ऐसा करिए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग क्या कोई कंपटीशन रन करते हैं? हम लोग जो एनआईडी निफ्ट और नाटा के जो एग्जाम्स होते हैं, प्राइमरीली तो उसकी तैयारी करवाते हैं, और ऑब्वियसली रैंक आएगी तभी बच्चे का एडमिशन होगा। लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिएटिविटी बेस्ड होते हैं। तो उसमें राइट रॉन्ग नहीं होता है। तो आप सब सेम नहीं कर सकते, आपको सबसे अलग सोचना है और उसको फिर ड्रॉ कर पाना है। तो स्किल और क्रिएटिविटी का बैलेंस होता है। तो आपकी जो एकेडमी है जिसमें आप लोग सर्टिफिकेट्स भी इशू करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 6 महीने का टेन्योर या 1 साल का टेन्योर, तो ये जो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं उसकी भी कोई आप लोग कंपटीशन रन करते हो क्या? नहीं, हम कॉम्पिटिशन्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क और नेचर ऑफ एजुकेशन है वो कॉम्पिटिटिवनेस से थोड़ा अलग रखना चाहते हैं। देखिए, जो एग्जाम्स है उसके लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन अदर दैन दैट जो कोर्सेज के लिए आते हैं उनकी अपनी स्पीड से जर्नी चलती है। उसमें कोई दौड़ नहीं है, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। आप सीखिए, अपने आप को डेवलप करिए। आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग एक्वायर्ड स्किल है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कोई भी सीख सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ड्राइंग कुछ लिमिटेड लोग ही सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही कह रहे हैं। ये मसल मेमोरी है। आप रोज जिम जाते हैं, आप डंबल उठाते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। उसी तरह से ड्राइंग है, जितना आप रिपीटेड एक्शन करेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। क्रिएटिविटी है, उसके लिए फ्लेयर, उसके लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, पर वो भी डेवलप की जा सकती है। तो मुझे बहुत बार ये फीलिंग आती है कि जो हम जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को हमने बना रखा है, जहाँ पे
हम ये बात करते हैं कि आपको 90% लाना है, 95% लाना है, और सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, ये सब जो ट्रेडिशनल चल रहे हैं वही चलते रहते हैं, और उसमें ये एक प्रतिस्पर्धा की भावना है कि यू आर गोइंग टू कम्पीट विद दिस चाइल्ड, सो यू नीड टू बी एट द टॉप। तो ऐसा मुझे फील होता है कि हम सब में एक क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है हर बच्चे में, लेकिन वो सिर्फ इसलिए एक्सप्लोर नहीं हो पाता क्योंकि वो एक रोबोटिक फैशन में एजुकेशन को लेता है कि ये चीज़ें हैं, ये जो करिकुलम अवेलेबल है सीबीएसई में, उसको फॉलो करना है टिल 12th क्लास, और फिर 12th के बाद वो फिर भी चीज़ों को अपने एंड पे डिसीजन लेके कर सकता है। लेकिन जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो तो 5 साल की उम्र तक ही हो जाती है, और उन 5 सालों में वो जिस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों के एक्सपोजर में आता है वो उसके फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं लेके जाता है, डिटरमाइन करता है। तो ये फीलिंग आती है मेरे को कि इस पूरे जर्नी में अगर अपन किसी ट्रेडिशनल तरीके से, रोबोटिक तरीके से लाइफ को देखते हैं, तो जो हमारा क्रिएटिव एक साइड है हर बच्चे में जो है वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। यू आर कम्प्लीटली राइट, बिकॉज हम अगर एक लैंडस्केप भी देखते हैं, एक अच्छी पेंटिंग देखते हैं, तो हमारे मुंह से वाव निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेंस तो है ही ना। हम 5 सेंसेस की बात करते हैं, बट वो 6th एस्थेटिक सेंस भी भगवान ने हमारे अंदर डाल के ही हमें पैदा किया है। राइट। हम हमारे जैसे लकी लोग हैं जो उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके ऊपर अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं, बट बाकी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें वो कहीं ना कहीं दबा हुआ रह जाता है। उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। लेटर इन लाइफ जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ जाती है, उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लोर करते हो इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, आर्ट थेरेपी। तो वो अंदर तो मौजूद पहले था, उसको हमने नर्चर नहीं किया। क्योंकि ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, विराट कोहली हो गए और रोनाल्डो हो गए, इनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उनकी जो मोटर स्किल्स हैं, विच इज़ लाइक दे आर एबल टू कैच थिंग्स फास्ट, कि अगर उनके पास बॉल भी आ रही है तो वो बहुत जल्दी से, स्पीड से वो चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो ये चीज़, ये जो स्किल्स डेवलप भी होती है वो इसलिए भी हो पाती है क्योंकि आप अपने दिमाग को आप मौका मिल रहा है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। और अगर हर बच्चे को उस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली ये एक मैंडेटरी चीज़ हो जानी चाहिए फॉर एवरीबडी टू एक्सप्लोर दैट। एक आर्ट पीरियड होता है स्कूल में, वो सिर्फ आर्ट, उसमें भी आधी बार मैम दूसरी टीचर आके वो स्टडी पीरियड में कन्वर्ट कर लेती है, उसको लिटरली वो हाईजैक कर लेती है। लेकिन उसको उतना सीरियसली कि वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो आर्ट पीरियड और एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी का वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझ पाना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई बच्चा आपके पास आया और पहले 1-2 दिन तो उसने आपके बोलने पे ड्राइंग करी, फिर ही और शी इज़ नॉट फाइंडिंग एनी जॉय इन डूइंग दैट, और फिर आपको कैसे तैसे उसको मोटिवेट करना पड़ा कि आप उस ड्राइंग में इंटरेस्ट लाओ, तो ऐसी सिचुएशन आती है? नहीं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा करिकुलम नहीं होता है जो उनको फॉलो करना होता है। इट इज़ ऑलवेज एन्जॉयमेंट। तो अगर मुझे पता है कि एक स्टूडेंट है, उसकी पेरेंट्स लेकर आए हैं, वो डालना चाहते हैं, लेकिन उसको कुछ खास इंटरेस्ट अभी है नहीं, तो हम उनको क्ले से प्ले करने को देते हैं। अच्छा। फिर उनको हम या तो हैंड पेंटिंग या कुछ उस तरह से थोड़ा ग्रॉस मोटर स्किल्स से स्टार्ट करते हैं, टू मेक इट मोर फन एंड टू मेक इट मोर रियल। तो वो एक्सपीरियंशियल हो जाता है। ओके। हर चीज़ ड्राइंग नहीं होती है। दैट हेल्प्स। राइट। स्टेपिंग स्टोन लेके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसी कोई स्टोरी, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है किसी बच्चे की जिन्होंने आपको भी इम्प्रेस किया हो विथ हिज और हर क्रिएटिव वर्क? काफ़ी स्टूडेंट्स रहे हैं, एंड इनफैक्ट एक मेरी पर्टिकुलर स्टूडेंट रही है जिसने स्कूल छोड़ दिया था बिकॉज वो एकेडमिकली उतना कोप अप नहीं कर पा रही थी। तो उसके पेरेंट्स ने उसको ओपन स्कूल में डाला। ओपन स्कूल में स्कूल तो जाना नहीं होता, कोई रूटीन नहीं होता, तो उन्होंने जस्ट रूटीन बनाने के लिए कलर बॉक्स में उसको एनरोल किया कि आप एक आर्ट क्लास ज्वाइन करिए। उसने आर्ट क्लासेस में धीरे धीरे इतना अच्छा करना स्टार्ट किया कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया। उस कॉन्फिडेंस बूस्ट के कारण उसको बेसिकली सेल्फ वर्थ समझ में आया कि एटलीस्ट मैं इस दुनिया में कुछ तो करने के लायक हूँ। मैं कुछ तो ऐसा है जो मैं अच्छा कर पा रही हूँ, जिसकी मुझे तारीफ मिल रही। वरना स्कूल तो आपको पता है, जो अगर स्टूडेंट एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अंदर ही अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों से ही एब्सोल्युटली डीमोटिवेटेड रहता है।
उसका मोटिवेशन लेवल और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कलर बॉक्स आने के बाद कि उसने स्कूल रीजॉइन किया। वेरी नाइस। तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था कि जो काम हम कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनली उस बच्चे के ऊपर कैसे वर्क कर रहा है, ये देख के उस चीज़ की पावर मुझे समझ में आई। एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनको सोसाइटी बहुत डिसरिगार्ड करती है, और ये काफ़ी बार समझा गया है कि उनमें एक सिक्स्थ सेंस होती है जो और में नहीं होती। तो आपको ऐसा लगता है कि स्पेशली चैलेंज जो बच्चे होते हैं दे आर वेरी गुड इन क्रिएटिविटी? यस, इनफैक्ट कलर बॉक्स में ही हमारे पास स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। ओके। और हम बहुत उन अपनी टीचर्स को हमने उस तरह से ट्रेन किया है कि पूरे तरीके से तो नहीं कहूँगी, लेकिन उतना कि एम्पथाइज करिए उनके साथ, उनको समझिए, उनकी परेशानी को समझिए जो फिजिकली है, और उनको ज़्यादा हेल्प करिए, एंड उनका आउटपुट एक्चुअली में बहुत अमेजिंग अच्छा है। अच्छा। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आपने फेस किया है अपने इस पूरे जर्नी में, जो इट वाज लाइक इट शुक यू, इट मूव्ड यू, एंड मे बी दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस, अगर कोई वुमेन या कोई मेल आगे जाके अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहे या इस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप बिजनेस में जाना चाहे तो उनको भी मदद मिले? आई थिंक मैं चैलेंज तो नहीं कहूँगी, बट जो मुझे उस वक्त बहुत महसूस होता था एक गैप कि मदरहुड और प्रोफेशन को बैलेंस करना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे बच्चे छोटे थे। ऑफ कोर्स। तो दूसरे बच्चों को ज़्यादा टाइम देना डेली बेसिस पे, रियलिटी यही थी कि दूसरे बच्चों के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और अपने बच्चों के साथ मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। तो वो जो गिल्ट फीलिंग के साथ, बट आई केप्ट गोइंग, एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड दैट ही वाज वेरी सपोर्टिंग इन दैट मैनर। बट वो गिल्ट हर लेडी को होता है, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम बराबर उतनी नहीं कर पाते हैं। But I think we have to come out of that guilt, and we have to do what we have to do. So अगर आपका दिल कहता है, आपको उससे खुशी मिलती है, प्लीज़ आप उसको करिए। जितना आप अपनी घर और अपनी अदर चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, इट्स ओके, बट कुछ अगर छूटता है तो वो छूटेगा, उसको छूट जाने दीजिए। तो प्रियंका जी, जैसे आपने बताया कि ये चीज़ें थी जो आपके मन में गिल्ट फीलिंग ले आती थी, लेकिन इतने सालों के काम करने के बाद क्या आपने कोई ऐसा वाइज थॉट डिस्कवर किया है कि काश आपको ये बात पहले पता होती तो आप इस चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पाते? मतलब कोई तरीका आपने इतने टाइम में डिस्कवर किया है कि मुझे ये इस तरीके से इस वर्क लाइफ बैलेंस को, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह से मैं अगर बैलेंस करती तो मैं अपने बच्चे को भी ज़्यादा टाइम दे पाती और वर्क भी अच्छे से कर पाती? क्या ऐसा इस दिशा में कभी आपने कुछ फिगर आउट किया है? आई डोंट थिंक मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा करना पड़ा कि कुछ अलग। ओके। इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल, लेकिन मैं सिर्फ ये अपने पास्ट सेल्फ को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा गिल्ट कम रख सकती थी। Because it's like it's fortunate that your husband supported you so much in your work, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स का यही कंसर्न रहता है कि वो अपने ड्रीम्स को इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनके माइंड में एक कंसर्न रहता है कि उनके बच्चों का क्या होगा, और ये जो माइंड में रहता है और वो जो रीअश्योरेंस मिलती नहीं है, मे बी फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम इन लॉज, या फिर एक डाउट ही रहता है कि वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो कोशिश इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं। तो इस वजह से मैंने पूछा कि अगर आपको कुछ ऐसा पता चला हो तो वो हमारी ऑडियंस को मदद मिलेगी। आई नो लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग पार्टनर, तो मेरे लिए वो पार्ट इजी रहा। लेकिन मैं रिश्तेदारों के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि नाउ दे आर सो प्राउड ऑफ मी दैट वो ऐसा कहते हैं कि हम उसके रिश्तेदार हैं। तो उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल और बहुत सारी बातें सुनी है। उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कि उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आई एम born and brought up in a conservative family and conservative in-laws, so अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आया है लाइफ में where they are proud of me and do my work, and they take pride in telling people that they know me. हाँ, वो कोई एक लेवल तक जब अपन पहुंच जाते हैं तो फिर परसेप्शन ही चेंज हो जाती है। बट देन व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू स्टे रेजिलिएंट
टू स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दोज टफ टाइम्स। तो आप कैसे अपने डिफ़िकल्ट टाइम में अपने आप को मजबूत रखते हो? वो इजी नहीं है। डिटर्मिनेशन तो बहुत स्ट्रांग चाहिए ही हमें। और बहुत सारे ऐसे काम जो हमने सोचा नहीं था, हमें वो भी करने पड़ते हैं। जैक ऑफ ऑल, सब कुछ हम कर रहे हैं। हाँ इवन आई स्टार्टेड विद माई डाइनिंग टेबल, दैट वाज माई इन माई हाँ फर्स्ट सेंटर। जो मेरी फर्स्ट हम्म टेबल थी वो मेरी डाइनिंग टेबल थी। तो क्लास में स्टूडेंट्स के आने से पहले मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है ये बताने में कि मैं इंस्टीट्यूट की झाड़ू लगाती थी। हाँ और मैं पूरी डस्टिंग करती थी स्टूडेंट्स के पहुंचने से पहले, और पानी की बॉटल्स वगैरह सब सेटअप करके रखती थी कि अब स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगी। तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है, और आज हम लोग 3 सेंटर्स चला रहे हैं इतने स्टाफ के साथ। तो उस वक्त हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। वो काम हमारा है, हमने चूज किया है। तो वो जर्नी 1 से ही स्टार्ट होगी, तभी आप 100 पे पहुंचोगे। हाँ तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरा मैसेज उनके लिए स्ट्रांगली यही है कि किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। मेहनत अगर आप करते रहेंगे और लगे रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पहुंच जाएंगे। So consistency is important. So how did your brand was able to stand out? What did you do uniquely कि आपका ब्रांड अलग से लगे? जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में एक ये था कि मुझे ना 8 क्लासेस का ताज खोलना है। कि जैसे होटल्स में अगर ताज का नाम है, या मोबाइल फोन्स में अगर आईफोन का नाम है, तो मुझे अपने इंडस्ट्री का आईफोन बनना है, या मुझे अपनी इंडस्ट्री का ताज बनना है। ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो हमारे पास आए। तो जो है क्या, 8 क्लास है, आप आते हो, ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, बच्चा आता है, बहुत सारे लोग, हर बिल्डिंग में, आपके ब्लॉक में आपको 2 आर्ट टीचर मिल जाएंगे, फ्लैट में चला रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस पूरा ये था कि अगर आप हमारे यहाँ आ गए तो आप कहीं और नहीं जा सकते। वो एक्सपीरियंस हाँ आपको होना ये चाहिए। ज़रूरी है। उसमें आउटडोर बच्चों को पैम्परिंग, लिटरली गोदी में बैठा के भी छोटे बच्चों को पढ़ाना। तो वो एक्सपीरियंस करने के बाद जो एक बार कलर बॉक्स आ गया, हाँ वो कहीं और नहीं जा सकता। तो ये नाम कैसे पड़ा? या आपने कुछ टाइम बाद ये नाम आपके माइंड में आया या शुरुआत में ही आ गया था? नहीं, नाम शुरुआत से था। कलर बॉक्स जो आज बना है वो बाद में बना है। अच्छा बट नाम नाम शुरुआत फर्स्ट से गो ही। में आ गया था। हाँ नाम वैसे रिलेट करता है आपके बिजनेस से, तो इट्स गुड। तो आपने कोई और भी बिजनेस इससे पहले किया है या दिस वाज योर फर्स्ट? मैंने प्रोफेशनली काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं। अच्छा इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म में, अच्छा अच्छा एविएशन की कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया। उसके पहले मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस बच्चों के स्कूल में भी रहा है, अच्छा एज एन आर्ट ट्यूटर। अच्छा। तो ये कितने सालों बाद आपने कलर बॉक्स की शुरुआत करी? क्योंकि हिम्मत उसके बाद आई। जब मतलब उतना एक्सपीरियंस हाँ गेन कर हाँ लिया तो इसको एज अ बिजनेस वेंचर आउट करने की हिम्मत उसके बाद आई कि अब तो कर लेंगे, इतना तो हो ही जाएगा कि रेंट निकल जाएगा और कुछ बच जाएगा। तो ये जो ट्रैवलिंग का आप बता रहे हैं, एविएशन का जो आप बता रहे हैं, ये आपने कुछ 5-10 साल किया था काम या फिर 3-4 वो साल? छोटा स्टिंट था, एंड आई डोंट वांट यू टू ऐड दिस आल्सो बिकॉज वो थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है। ओके ओके एंड बट मेनली मेरा जो एक्चुअल रहा है वो आर्ट टीचिंग का ही रहा ओके है, ओके जिससे मुझे उतना कॉन्फिडेंस आया कि राइट अब मैं राइट पढ़ा भी सकती हूँ और इसको इतना प्रोफेशनली इतना ले जाऊंगी कि इतना तो मैं अर्न कर ही लूँगी। हम कितना ग्रो करेंगे ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि अब मेरी इतनी वैल्यू तो है कि आज अगर मैं इतना पढ़ाती हूँ लोग इतना मुझे दे देंगे। राइट। तो प्रियंका जी ऐसा कभी होता है कि ज़्यादातर अपन देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब हुआ या कॉर्पोरेट जॉब हुआ तो एक टाइम के बाद बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है वो काम करते करते। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर अपन किसी क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं तो वो मोनोटोनस वाली फीलिंग आती नहीं नहीं है? आती है। यही तो ब्यूटी है हमारे काम की कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, अच्छा अच्छा every piece is a new piece, every creative, whatever you are creating, every day you are making something new. It's a new project, it's a new portfolio, it's a new student for me. Every year the cycle also changes. राइट So various people, different parents, it just makes my work so much more interesting. My husband, he always tells me that you are so lucky that you love what you do. हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही मस्ट बी हैविंग जेलेसी फॉर दैट। No, family, I understand how businesses work, but how to make it profitable, how to delegate, how to open, because मैं बहुत possessive थी अपने टीचिंग को लेके। मुझे ऐसा लगता है मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा जिससे तक मुझे इसको भी पढ़ाना है, उसको भी पढ़ाना है, उसको भी पढ़ाना है, मुझे सबसे मिलना है।
ओके ओके। फिर उन्होंने मुझे वो सिखाया हाँ, कि डेलीगेट। आप सब जगह नहीं हो सकते हो, हाँ, आपको टीचर्स को सिखाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। टीचर्स को सिखाने के लिए मुझे बड़ा पोजेसिवनेस होती थी कि ये तो मेरा नॉलेज है, तो हाँ, अगर मैं सिखा भी दूंगी तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छा वो अच्छा। ट्रस्ट नहीं आता था। फिर धीरे धीरे वो डेलीगेट किया, क्योंकि वी हैव टू रीच टू मोर पीपल, हाँ हाँ, वरना हम उतने ही बच्चों को एक्चुअली रीच आउट कर टीम पाएंगे। स्ट्रांग बनानी हाँ, पड़ती है। तो ये लर्निंग मेरी हस्बैंड से काफ़ी अच्छी रही कि इस तरह से आप ग्रो नहीं कर सकते हो, राइट, आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी और लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली तब ये ग्रोथ हुई। तभी स्केल अप हो सकता है। हाँ, तो आपके ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाइक टीनेजर्स होते हैं, या फिर जो हॉबी के तौर पे, या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कॉर्पोरेट जॉब में भी हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं इसके लिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ हैं वो तो अपना करियर बनाने आते हैं, या ठीक तो वो है। 11th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं, या जस्ट वो जैसे अपना कॉलेज ख़त्म करके मास्टर्स के लिए जो जा रहे होते हाँ हैं, हाँ, उसमें वो इंडिया में भी ऑप्शंस देख रहे होते हैं, स्टडी अब्रॉड में भी देख रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, सेकेंडली हमारे पास हॉबी क्लासेस में जूनियर ग्रुप भी आता है। ठीक है। अदर दैन दैट एक नया सेगमेंट है हमारे पास, नया तो नहीं, हमने स्टार्टिंग से ही रखा था। उसमें लेडीज़ हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, इवन डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो अच्छा। अपने काम से, प्रोफेशन से इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं ओके कि वो ओके। कुछ टाइम आके आर्ट करना चाहते हैं। तो ये ऑन अ डेली बेसिस आ पाते हैं? हाँ, नहीं, जो उनके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखते हैं, वीक में अच्छा 2 अच्छा। दिन 3 दिन, जैसे उनको कन्वीनियंट होता है। अदर चिल्ड्रन दे आर कमिंग डेली। तो आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन रहता है? हाँ, ये सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो जैसे आप अगर अगर कोई हमारी ऑडियंस समझना चाहे आपके सारे प्रोग्राम्स को, उनके फीस को, तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपको हाँ, पर्पस नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर सकते हैं। जो हमारे आउटस्टेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। इनफैक्ट अब तो एक ट्रेंड हो गया है, जो पेरेंट चल के नहीं आ सकता, हम पीटीएम भी उनकी ऑनलाइन ही ले लेते हैं। अच्छा, ये भी एक कन्वीनियंट हमारे पास ऑप्शन है। ओके। उसमें फिर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एज क्या है, हाँ हाँ, उनको पढ़ने नहीं जाना है लेकिन उनको प्रोफेशन बनाना है। हमारे पास ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हैं, अच्छा अच्छा, बीए बीकॉम या कोई अदर डिग्री की हुई है, लेकिन अब इस फील्ड में उनको अपना प्रोफेशन बनाना है। अच्छा तो अच्छा। वो हमारे यहाँ 1 ईयर जो हमारे प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो फंडामेंटल से प्रोफेशनल लेवल तक करके दे कैन ऑल्सो परस्यू to become an artist or maybe an art teacher. Lot of our students have become very good art teachers in very renowned schools in Jaipur. ओके। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन आपके खुद के कोई चैलेंजेस हैं जो अभी तक आप ओवरकम नहीं कर पाए? हाँ, थोड़ा बैलेंस आउट करना, मेरे पर्सनल वर्क और प्रोफेशन में टाइम बैलेंस करना वो एक चैलेंज है, बट थैंकफुली विद अ ग्रेट टीम आई एम एबल टू डू दैट मोर नाउ। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यही करना है? मतलब ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि जब आपने ये सोच लिया कि मुझे करना यही करना है? क्योंकि हम जब कोई नया कदम उठाते हैं तो उससे पहले बहुत सारे एंग्जाइटी भी होती है, नर्वसनेस रहती है, और एक दिन में तो कोई वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आई एम श्योर थोड़ी सी होमवर्क रही होगी आपकी, तो उसके बारे में बताएं कि ऐसा कोई जब मैं स्कूल मोमेंट। में पढ़ाती थी तो मेरे घर पर इतने बच्चे आफ्टर स्कूल क्लास लेने आते थे कि मेरे घर पर बैठने की जगह नहीं होती थी। अच्छा। हॉल से एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम, तो जो मेरे अपने बच्चे हैं उन्होंने कहा या तो हम घर से बाहर चले जाते हैं या आप कहीं और जगह ले लीजिए। हाँ हाँ। वो मोमेंट टर्निंग पॉइंट था कि अब बस इनफ इज़ इनफ। अब हमें एक प्रॉपर रेंट पे जगह लेकर इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो करना है, कुछ करने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा अगर उसको 100% देना है। हाँ हाँ तो हाँ। फिर मैंने अपना प्रोफेशन वो छोड़कर और फिर मैंने इसको एज अ प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट किया। आपको मोटिवेशन भी फ्रॉम कस्टमर्स से ही मिला? हाँ, राइट। तो आप जैसे वहाँ हमारी ऑडियंस में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ऐसा कोई 1 या 2 टिप आप देना चाहें जिससे वो ये कदम उठा पाए? इसमें सब कुछ आप खुद कर लेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं या जो खुद क्रिएटिविटी से डील करते हैं वो स्किलफुल लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही सबसे अच्छा दे सकते हैं। अगर आप डेलीगेट नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। करेक्ट। ये सबसे बड़ा एक पॉइंटर है कि
आप देना सीखो, ट्रेन करो, उसको मॉनिटर करो, उसके ऐसे स्टैंडर्ड्स चेकलिस्ट बनाओ कि आप देख सको कि जैसा आपने बताया वैसा फॉलो हो रहा है या नहीं, उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट करो, बट गिव इट टू पीपल, ट्रेन पीपल, मेक अ प्रॉपर टीम सो दैट यू कैन ग्रो। तो शुरुआत के 1 साल में ऐसी कोई मिस्टेक आपने करी जो आप चाहोगे कि कोई यंग एंटरप्रेन्योर ना करे? क्योंकि शुरू जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो शुरुआत के टाइम में ज़्यादा होती है, तो आपको ऐसी कोई मिस्टेक याद आती है जो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि जो उनकी मदद करे कि वो फ्यूचर में ना करें? So far so good. तो बेसिकली यू आर सेइंग कि यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड यू नीड टू डेलीगेट। Yes. एक तो आपको डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से काम करना है, और सेकेंडली आप डेलीगेट करो, सब कुछ खुद नहीं लो। हाँ, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं, मुझे इस बात का अर्थ अब समझ में आता है, वो हमेशा कहते हैं कि जब शटर खुलता है दुकान का, हाँ और जब आप रोज जाके वहां बैठ जाते हो, हाँ तो आपका बिजनेस यकीनन होगा। मुझे ये बात ना समझ नहीं आती थी, इसका क्या मतलब होता है शटर खोल के बैठ जाओ। मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, हाँ आई एम अ टीचर, हाँ लेकिन ये सच है, अगर आप अपने वर्क प्लेस पर एक शिद्दत के साथ बैठ के अच्छा काम, चाहे वो 1 स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंट हो, 4 स्टूडेंट हो, और या फिर किसी भी अदर प्रोफेशन में भी, अगर आप अपना काम तरीके से करते जाएंगे और आप वन ऑफ द बेस्ट होंगे अपने उस काम में, चाहे वो आपके पास 4 ही स्टूडेंट्स हैं, देन मैजिक विल हैपन। तो आर्टिस्ट के लिए कोई ऐसी कोई मिथ है क्या जो लोग नहीं समझते हैं, कोई बात जो, क्योंकि ना आर्टिस्ट वाला जो काम होता है वो बहुत कम लोग ही उस काम को चूज़ कर पाते हैं, और जो सोसाइटी है वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती है। तो आप इतने साल से इस काम में हैं तो ऑब्वियसली इस फीलिंग को भी समझते होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। अगर मैं आपसे अभी जर्मन में बात करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपके पास ना उसकी वोकैब्युलरी है, ना आपको वो लैंग्वेज समझ आती है। हम अर्ली चाइल्डहुड में या स्कूलिंग में कहीं पे भी फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग और हाउ टू अप्रिशिएट एन आर्ट वर्क, उसके फंडामेंटल्स कहीं नहीं पढ़ाते, जो कि अगर हम इंटरनेशनल करिकुलम्स में देखें तो फ्रॉम क्लास 1, क्लास 2 माइकल एंजेलो का ये वर्क है, लियोनार्डो का ये वर्क है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो तो आपको एक वोकैबुलरी या एक सेंस समझ में आ जाता है। हम गाने कैसे एंजॉय करते हैं, हमें सुर ताल उसकी कोई नॉलेज नहीं होती, तो भी हम एक अच्छा गीत एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम वो लैंग्वेज समझते हैं या उस धुन को समझते हैं। उसी तरह से अगर थोड़ा एक्सपोजर आर्ट का, आर्ट फॉर्म का हम दें बच्चों को, कि लाइन, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, कॉन्ट्रास्ट, मूड, यू नो, ये कोई मैं कोई अलग लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ये आपको डाली जाए आपके ब्रेन में, तो आप भी एक आर्टवर्क को बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट ना कोई अलग आदमी नहीं है कि वो कोई अलग ही स्पीशी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपना काम किया, ज़रूरी नहीं है आप उसकी हर चीज़ समझें, आप अपना इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस तो करिए। एक्चुअली आपको हो सकता है एक आर्टवर्क देख के खुशी और एक आर्टवर्क को देख के आपको कुछ भी ना फील हो, लेकिन एटलीस्ट एक इंटरेक्शन तो करिए आर्टवर्क के साथ। तो आपका इसमें क्या फेवरेट रहा है, जैसे पेंसिल, वाटर कलर, आर्किलिक, चारकोल, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं? So my favorite medium has always been watercolors and acrylics. I like the flow of watercolors and I like the contrast of acrylics. तो प्रियंका जी, आपको म्यूज़िक का भी इंटरेस्ट है, एज इन म्यूज़िक फील्ड में, सिंगिंग का या फिर डांस? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक दिन मुझे ना अपनी फैमिली को एक अच्छा गाना गा के सुनाना है, तो क्योंकि वो मुझे बाथरूम में भी गाना गाने नहीं देते हैं। आई एम सो बैड विद सिंगिंग। म्यूज़िक में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बट आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू सिंग। तो अगर कोई आपका जो बिजनेस ब्रांड है उसका कोई थीम सॉन्ग हो तो वो क्या होगा? आशाएं मिले दिल की। तो क्यों ना यहीं पे आप 2 लाइन गा दें तो आपकी व्यूअर्स आ जाएंगे। तो वो नहीं है, आपके रिलेटिव्स को भी। मैंने सोचा मैं सीक्रेटली कुछ ऑनलाइन सिंगिंग क्लासेस लेके गाना सीख के अपनी फैमिली को एक दिन बहुत अच्छा गाना गा के सरप्राइज करना चाहती हूँ। तो अगर आपका कोई टैलेंट है ऐसा कुछ जो लाइक विच कैन वर्क एज अ सुपर हीरो, तो वो क्या, कौन सा सुपर हीरो होगा और वो क्या क्या कॉस्ट्यूम होगा उसके साथ? I can relate with Tinkerbell. Tinkerbell. Creating magic. Okay, yeah. Because children are magical. And every year, every batch surprises me with what work, what ideas they come out with. Right. तो जितनी learning वो हमसे लेते हैं, उतनी learning हम उनसे भी लेते हैं। हाँ,
राइट, ये है, होता है, क्योंकि हम नॉर्मली एक अजम्पशन में रहते हैं कि जो छोटे हैं वो हमें क्या सिखाएंगे, बट इट गोज़ म्यूचुअली। यस। तो प्रियंका जी, जैसे ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है फॉर एवरी पेरेंट की ये जो इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इंडस्ट्री है ये, और ट्रेडिशनली भी देखा जाए तो सब माँ बाप का यही कंसर्न रहता है कि आप इस दिशा में इसलिए मत जाओ क्योंकि आपकी लाइफ नहीं बनेगी। लेकिन आपकी सारी बातों से यही पता चला है कि देयर इज़ अ गुड लाइफ, मॉनेटरी वाइज भी एंड पीसफुली भी। यस। तो आप, हमारी जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे होंगे ये बात, और जो बच्चे अभी तक कलर बॉक्स की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाए हैं, तो वो, मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के बाद वो आएँ आपके पास। और तो ऐसा कोई आप एडवाइस इसमें मैं बताएं? ये ऐड अप करना चाहूँगी कि एआई के आने से काफ़ी सारी जॉब्स जो रन ऑफ द मिल थी, जिसमें एक रिपीटेड एक्शन था, वो एआई ले लेगा। लेकिन क्रिएटिविटी से रिलेटेड न्यू आइडियाज़ जनरेट करना, उसमें एआई असिस्ट करेगा हमारे जो फ्यूचर डिज़ाइनर्स होंगे, जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स आगे चल के बनेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में इनफैक्ट ये प्रोफेशन और ये जो वो पढ़ेंगे और सीखेंगे, ये और ज़्यादा रेलिवेंट होगा। ओके। और इस वक्त भी इंडस्ट्री में अच्छे डिज़ाइनर्स की हर वे में, प्रोडक्ट, इंटीरियर, इवन फैशन, अपना फिल्म एंड एनिमेशन, इसमें इतनी डिमांड है और पैसा भी बहुत है, लेकिन उतने स्किल्ड और उतने ट्रेंड स्टूडेंट्स या उतने ग्रेजुएट्स आ नहीं रहे हैं। उस लेवल का या तो उनमें स्किल नहीं है, अगर ग्रेजुएट हो भी रहे हैं तो उनको पता नहीं कि किस लेवल का काम इंडस्ट्री में हो रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आपकी जो लर्निंग होती है वो एआई से रिलेटेड भी होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी होती है। जो आपके जो बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको आप ये भी सिखाते वो हैं कि एआई यूज कर रहे AI हैं, यूज कर। हम उन्हें नहीं भी बोलेंगे मत करो तो भी वो कर रहे हैं। ओके तो हम उनको उनके डे टू डे भी जो वो लोग काम करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं, उसमें एआई की असिस्टेंस लेना सिखाते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर रेडी करना है। एआई से तो आप भाग नहीं सकते। हाँ हाँ, लेकिन आपका ये ओवरऑल कहना है कि अगर किसी को आगे जाके एआई की मदद से चीज़ों को और बेहतर करना है तो उसके लिए मैनुअली ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपको सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, आपको इंडस्ट्री में डिमांड क्या है वो आनी चाहिए। एआई को यूज करके आप उस चीज काम को कैसे फास्ट खत्म कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वो स्किल्स आपको आनी चाहिए। तभी आप डिमांड में होगे, तभी आप फ्यूचर रेलिवेंट रहोगे। एब्सोल्युटली। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी ये सारी चीज़ें मदद करेगी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, इट इज़ आवर It's a प्लेजर। pleasure. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे क्रिएटिव लोग अपनी जो नॉलेज है, अपने विजडम को एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही एक ऐसा फील्ड है जो फ्रीडम अलाउ करता है, Right. देखा जाए तो। और जब आप जैसे गेस्ट आते हैं और ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं, तो आई एम श्योर इट विल हैव अ वेरी कैस्केडिंग इफेक्ट Yes. इन द ईयर्स टू कम। एंड आई एम हैप्पी कि आपने हमारा न्योता इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया और आप आए। Thank you. So thank you for I will that. just want to end it with what Picasso said, that every child is an artist, and it is difficult. Only few grow up to be, artists. So it is difficult to remain one when you grow up. Yeah. तो आर्ट ये सब हमारे अंदर पहले से मौजूद है। कुछ लकी होते हैं जो उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, और कुछ के अंदर वो छुपी हुई रह जाती है। Very well said. This is a very valid point. सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आगे भी हम इस तरह के जो गेस्ट हैं वो उनको लेके आएंगे, जो अपने नॉलेज से, अपने विजडम से आपको मोटिवेट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, आप उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी अपील रहेगी कि आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बिगर गेस्ट को लेके आएँ और उनके साथ बातें, उनके साथ जो उनका जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करें, विच कैन बी अ लॉट हेल्पफुल फॉर यू टू राइज, टू अचीव योर ड्रीम्स। सो थैंक यू, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, और आगे के पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। सो साइनिंग ऑफ युथक्वेक। थैंक यू।